हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र सर, क्लास फर्स्ट ईयर आर्ट्स, सब्जेक्ट सीरीज चैप्टर 5 संघीय व्यवस्थापिका संसद मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आप संसद को ही हम केंद्रीय व्यवस्थापिका के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है? हमें या किसी भी नागरिक को या देश को संसद की आवश्यकता या केंद्रीय व्यवस्थापिका की आवश्यकता जो है क्यों होती है? आप जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका सरकार का वह अंग जो व्यवस्थापन संबंधी कार्य करती है या कानून बनाने का कार्य करती है, उस अंग को हम व्यवस्थापिका के नाम से जानते हैं। ठीक उसी स्वरूप में दूसरा दिया है कार्यपालिका, अर्थात सरकार का वह अंग जो व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को पूरे देश में क्रियान्वित करती है या लागू करती है, उसे हम कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। और सरकार का वो तीसरा अंग जिसको हम न्यायपालिका कहते हैं, सरकार का न्यायपालिका क्या होती है? न्यायपालिका सरकार की वह अंग होती है जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, तनाव हो जाती है या विषम परिस्थितियां आ जाती हैं, तो इस स्वरूप में इस तनाव को समाप्त करने का कार्य जो न्यायपालिका के द्वारा जो है किया जाता है। हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच उत्पन्न हुए विवादों को जो है क्या करती है? समाधान करने का कार्य करती है, न्याय करने का कार्य करती है। उसी को हम न्यायपालिका के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि अपने यहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। कौन सी शासन व्यवस्था को? संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो इस स्वरूप में संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के नाते व्यवस्थापिका और कार्यपालिका इन दोनों के बीच में जो घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में जो घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। और यह कार्यपालिका हमेशा व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या होती है? उत्तरदायी होती है। और न्यायपालिका अपने आप में पूर्णतः क्या होती है? स्वतंत्र होती है। वह किसी के अधीन नहीं होती और न ही किसी के प्रति उत्तरदायी होती है। तो निष्कर्षतः रूप से हम कह सकते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस स्वरूप में व्यवस्थापिका का नाम हर देश में अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे हमारे भारत की संघीय व्यवस्थापिका भी कहते हैं, केंद्रीय व्यवस्थापिका भी कहते हैं, या इसे संसद या पार्लियामेंट के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक उसी स्वरूप में व्यवस्थापिका का नाम हर देश में जो क्या होता है? अलग अलग होती है, लेकिन काम एक ही होता है। नाम भले ही अलग अलग होता है, लेकिन सबका काम एक ही होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहते हैं। अमेरिका में व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। जापान में डायट कहते हैं और इजराइल में नाइसेट कहते हैं, तथा ब्रिटेन व भारत में इसको संसद या पार्लियामेंट के नाम से जो है जाना जाता है। संसद या पार्लियामेंट के नाम से जो है जाना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा कि अमेरिका में व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहते हैं, जापान में डायट, इजराइल में नाइसेट तथा ब्रिटेन व भारत में संसद या पार्लियामेंट जो है कहा जाता है। हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है, इस पर हम लोग विचार कर रहे थे। मैं आपको बता रहा हूँ, निम्नलिखित कारणों से
आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, लोक इच्छा का प्रतिनिधित्व। संसद जो होती है लोक इच्छा का प्रतिनिधित्व होती है, जनता की इच्छाओं को पूर्ति करने का एक प्रमुख साधन होता है। आप जानते हैं संसद के प्रथम सदन जो लोकसभा होता है, ठीक है, लोकसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं अपने अपने संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ करके जो संसद में पहुंचने का कार्य करते हैं। जब चुनाव का बिगुल बच जाता है तो यही प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में जनता से मत को प्राप्त करने के लिए अनेकों प्रकार के भाषण देते हैं, अपने विचारों को रखते हैं, अपने बातों को रखते हैं और जनता के मत को अपनी तरफ आकर्षित करने का जो है कार्य करते हैं और जनता के इच्छाओं की पूर्ति करने का जो है प्रयास करते हैं। और इस आधार पर संसद में पहुंच करके सरकार के समक्ष जो है जनता के विकास के उद्देश्य से, जनता के हित के उद्देश्य से ये अपनी योजनाओं को तैयार करने में जो है लगे रहते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है लोक इच्छा का प्रतिनिधित्व अर्थात लोगों की इच्छाओं के प्रतिनिधित्व करने का कार्य संसद के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है और उसी के आधार पर संसद जो कानून बनाने का कार्य करती है और कानून बना करके योजनाएं तैयार करके जनता के हित के तहत, जनता के विकास के तहत जो है आदेश करती है, निर्देश देती है और कार्यों को क्रियान्वित करने में सहयोग प्रदान करती है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि संसद लोक इच्छा का जो क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा क्या है, कानून निर्माण। संसद के द्वारा ही कानून का निर्माण जो किया जाता है। अभी हम इसके पहले आपको बताए थे कि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अर्थात व्यवस्थापिका को ही हम संसद के नाम से जानते हैं। व्यवस्थापिका का जो प्रथम अंग होता है जिसको हम व्यवस्थापिका के नाम से जानते हैं, व्यवस्थापिका ही कानून का निर्माण करने का जो है कार्य करती है, कानून का अंतिम रूप देने का जो है कार्य करती है और व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्यपालिका के द्वारा पूरे देश में जो क्रियान्वित किया जाता है, लागू किया जाता है और इस स्वरूप में कार्यपालिका के द्वारा जो पूर्ण रूप से जब कानून का अंतिम रूप दे दिया जाता है तो संसद के सदस्यों के द्वारा या संसद के प्रथम सदन लोकसभा के द्वारा जो कानून का अंतिम स्वरूप पर अपना अनुमति प्रदान किया जाता है। तब उस कानून के दस्तावेज को कार्यपालिका पूरे देश में जो है लागू करती है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि संसद के द्वारा ही कानून का निर्माण किया जाता है, इसलिए जो संसद हमारे लिए बहुत ही क्या है, आवश्यक है। तीसरा दिया है राष्ट्रीय विचार विमर्श। क्या दिया है, राष्ट्रीय विचार विमर्श। राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श करने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर देश के उत्थान के बारे में विचार करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सैनिकों के क्षेत्र में, ठीक है, और यहाँ तक गरीब लोगों के उत्थान के विषय में, कृषि के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में विचार विमर्श करने का जो है संसद राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श का एक केंद्र होती है, एक जो है मंच होती है और वहीं से सारे विचार विमर्श किया जाता है और उस विचार विमर्श करने के पश्चात उसी के अनुसार कानून का निर्माण किया जाता है और उस कानून को पूरे देश में क्रियान्वित करके जनता के हित के तहत, राष्ट्र के विकास के तहत जो कार्य की योजनाओं को तैयार किया जाता है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं राष्ट्रीय विचार विमर्श हेतु राष्ट्रीय उत्थान के लिए जो पूर्ण रूप से संसद हमारे लिए क्या है, आवश्यक है। चौथा दिया है कार्यपालिका की मनमानी पर रोक। कार्यपालिका की मनमानी पर रोक। अगर केंद्रीय कार्यपालिका अपने पथ मार्ग से हट करके निरंकुशता स्वरूप में कार्य करती है, स्वार्थ से वशीभूत होकर के कार्य करती है या स्वार्थ सहित जो है कानूनों का निर्माण करती है, इसमें विशेष व्यक्तियों का ही केवल लाभ दिखाई देता है और आम जनता की लाभ नहीं दिखाई देती है, तो इस प्रकार के बनाए गए कानून का दस्तावेज जब संसद या व्यवस्थापिका के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है तो व्यवस्थापिका उस पर विचार विमर्श करने के पश्चात इनके द्वारा मनमानी तरीके से बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित कर देती है या अपना सहमत नहीं देती
आप जानते भी हैं जब तक व्यवस्थापिका अर्थात लोकसभा के सदस्यों का, संपूर्ण लोकसभा के सदस्यों के 2/3 सदस्यों का सहमत हमें प्राप्त नहीं होगा तब तक वह कानून का रूप नहीं ले सकता। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका के सदस्यों के द्वारा जो भी मनमानी तरीके से कार्य किए जाते हैं, संसद के प्रथम सदन लोकसभा के द्वारा उस पर रोक लगा दी जाती है, उसे अवैध घोषित कर दी जाती है। तो इन प्रमुख बिंदुओं के आधार पर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि संसद हमारे लिए बहुत ही क्या है, आवश्यक है। देखिए यहाँ दिया है संसद के अंग, क्या दिया है, संसद के अंग, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 79 द्वारा व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी। संविधान के अनुच्छेद 79 द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक क्या होगी, संघ होगी, जिसका निर्माण जो है राष्ट्रपति तथा दो सदनों से मिलकर क्या होगा, बना होगा। राष्ट्रपति और दो सदन मिलकर के जो संसद का जो क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिनके नाम क्रमशः लोकसभा और तथा क्या होगा, राज्यसभा होंगे। अतः भारतीय संविधान में भी संघीय क्षेत्र में एक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के। केवल भारत में ही नहीं, अनेक देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका अपनाई गई है, लेकिन संसदात्मक शासन व्यवस्था हमारे यहाँ इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है और वहाँ भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होती है। ठीक उसी स्वरूप हमारे भारतीय संविधान में भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका अपनाया गया है। इस स्वरूप में संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, ठीक है, 3 अंग होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति और इसी स्वरूप में आपका प्रथम सदन जिसको हम लोकसभा कहते हैं, क्या कहते हैं, लोकसभा, और द्वितीय सदन को हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, राज्यसभा के नाम से जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई पूछता है कि संसद के कितने अंग होते हैं तो आप स्पष्ट रूप से बताइएगा। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में इस स्वरूप में पूछता है कि लोकसभा के कितने सदन होते हैं, ठीक है, कितने जो है सदन होते हैं, तो लिखिएगा लोकसभा में कि जो 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यह 2 क्वेश्चन आपको मिल रहा है। लोकसभा के कितने अंग होते हैं, अगर अंग पूछता है तो 3 लिखेगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और यह क्वेश्चन पूछता है कि संसद के कितने सदन होते हैं तो स्पष्ट रूप से व्याख्या कीजिएगा। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकसभा को हम प्रथम सदन भी कहते हैं, लोकसभा को हम जनप्रिय सदन भी कहते हैं। इसी को हम हाउस ऑफ द पीपुल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हाउस ऑफ द पीपुल्स के नाम से जानते हैं। यह जो भी शब्द हम बता रहे हैं वह लोकसभा के ही उपनाम है। यह शब्द जहां पर भी आएंगे तो समझिएगा कि लोकसभा कहा जाता है। तो लोकसभा को हम प्रथम सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं, जनप्रिय सदन कहते हैं। इसी को हम हाउस ऑफ द पीपुल्स के नाम से जानते हैं। और इन्हीं सदस्यों को हम एमपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अर्थात लोकसभा के सदस्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है। राज्यसभा, इसी स्वरूप में राज्यसभा को हम द्वितीय सदन अथवा उच्च सदन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, द्वितीय सदन अथवा उच्च सदन के नाम से जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो इस स्वरूप में हम आपको संसद के अंग के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। शेष अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे।